नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरत मुत्कल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को देंगे 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। अमेरिका के बाद जापानी एजेंसी ने बढ़ाई भारत की रेटिंग। R&I ने BBB रेटिंग को बढ़ाकर BBB प्लस किया। ईरान को लेकर विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को रोजगार के झांसे से बचने के लिए किया सचेत। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदले। नए एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए की फीस वसूलेगा अमेरिका। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। ओमान को दी 21 रन से शिकस्त। अब सुपर 4 में पाकिस्तान से कल होगी भिड़ंत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे। समुद्री क्षेत्र को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में प्रधानमंत्री 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली समुद्री क्षेत्र से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा में अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक और परियोजना के अब तक पूरे हुए कार्यों का निरीक्षण शामिल है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक लोथल स्थल पर भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति गयाजी में स्थित विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। बता दें कि गयाजी का विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है। लंबे पद चिन्ह में उकेरे गए हैं और शंख, चक्र, गदा के प्रतीक चिन्हों से युक्त हैं। ये मंदिर मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के पिंडदान करने के बाद भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन से पूर्वजों को मोक्ष मिलने की मान्यता है। चुनाव आयोग ने चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया जारी रखते हुए 474 पंजीकृत अपंजीकृत राजनीतिक दलों RUPPS को सूची से हटा दिया है। इसके साथ ही 359 अन्य दलों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की गई है। नियमों के अनुसार यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता तो उसे पंजीकृत सूची से हटाया जा सकता है। अगस्त 2025 में पहले चरण में 334 दल हटाए गए थे, जबकि सितंबर में दूसरे चरण में 474 दलों को बाहर किया गया। इस तरह 2 महीनों में कुल 808 दल सूची से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा जिन 359 दलों ने पिछले 3 वर्षों से ऑडिटेड अकाउंट्स और चुनावी खर्च की रिपोर्ट जमा नहीं की है, उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। आयोग ने कहा है कि अंतिम निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल रात 8 बजे के करीब भारतीय सेना के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई।
भारतीय सेना ने बताया, किश्तवाड़ जिले में अचानक से आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिस पर सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी। भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। भारत की आर्थिक ताकत और स्थिरता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर मान्यता मिली है। भारत की सॉवरिंग रेटिंग बढ़ाकर BBB+ हो गई है। इस अपग्रेड से आर्थिक क्षेत्र में भारत की वैश्विक साख और मजबूत हुई है। जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक R&I ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरिंग रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। BBB+ रेटिंग भारत की आर्थिक स्थिरता का स्पष्ट संकेत है। केंद्र सरकार ने रेटिंग एजेंसी के इस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें भारत की दीर्घकालिक सॉवरिंग रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है और आर्थिक आउटलुक को स्थिर रखा है। भारत की सॉवरिंग रेटिंग BBB+ होने से देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई मिली है। ये सरकार की नीतियों, मजबूती और लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है। भारत के लिए सॉवरिंग रेटिंग बढ़ाना सरकार की नीतियों और आर्थिक सुधारों के लिए मजबूत समर्थन है। ये अपग्रेड भारत को साल 2025 में तीसरी बार मिला है। इससे पहले S&P और मॉर्निंगस्टार DBRS ने भी भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। ये मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं पर वैश्विक विश्वास को भी रेखांकित करती है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान यात्रा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करके भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी झूठी रोजगार प्रस्ताव या प्रलोभन में न आएं और अधिकतम सतर्कता बरतें। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार दिलाने के बहाने किसी तीसरे देश भेजने के बजाय ईरान भेज दिया जा रहा है, जहां आपराधिक गिरोहों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है और रिहाई के लिए अपहरणकर्ता पैसे की मांग करते हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। MEA ने बताया, ईरान सरकार भारतीयों को केवल सिर्फ घूमने के लिए वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति देती है। रोजगार के लिए ईरान में वीजा फ्री अनुमति नहीं है। ईरान में रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंटों से बचने की हिदायत के साथ ये भी ध्यान दिलाया गया है कि ऐसे एजेंटों की आपराधिक गिरोहों से मिलीभगत हो सकती है। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे प्रस्तावों के झांसे में न आएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए आवेदनों के लिए सालाना $100,000 की फीस अनिवार्य कर दी है। अब नए आवेदन के साथ $100,000 यानी 88 लाख रुपए से ज्यादा की फीस देनी होगी। इस कदम का अमेरिका में वर्क वीजा पर काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ सकता है। वहीं ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह कदम अमेरिकी श्रमिकों के लिए नौकरियों के कई नए रास्ते खोलेगा। इस नियम के बाद H-1B वीजा धारक अमेरिका में गैर इमिग्रेंट वर्कर के रूप में सीधे एंट्री नहीं ले पाएंगे। इस साल जनवरी में राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ये ट्रंप ने व्यापक आवर्जन कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें कुछ प्रकार के कानूनी आवर्जन को सीमित करने के कदम भी शामिल हैं। H-1B वीजा कार्यक्रम को नया रूप देने का यह कदम अस्थायी रोजगार वीजा को पुनर्गठित करने के उनके प्रशासन के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA को आतंकी संगठन घोषित करने की पाकिस्तान और चीन की कोशिश नाकाम रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी है।
क्योंकि उनके मुताबिक BLA और उससे जुड़ी मजीद ब्रिगेड के अलकायदा या ISIS से संबंध साबित करने के पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC को 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी आत्मघाती शाखा मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित करने की संयुक्त मांग की थी। और भारत ने एशिया कप 2025 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 188 रन बनाए और ओमान को जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य दिया। ओमान की शुरुआत अच्छी रही और उसके बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन टीम 4 विकेट पर 167 रन बना सकी और इस तरह भारत ने मैच 21 रन से जीत लिया। अब सुपर 4 में रविवार को भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।